सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं संगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो है वो होने वाला है बेसिकली फार्मा सेक्टर के ऊपर। सो इसमें हम बेसिकली फार्मा सेक्टर की पूरी केस स्टडी बताने वाले और मीन्स बताने वाले कि मीन्स ये कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है उसमें बेसिकली जो फार्मा सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। जैसे आपने देखा होगा जो निफ्टी फार्मा है वो मीन्स अपने 4 ईयर्स हाई पे यानी 4 साल मीन्स वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे और मीन्स बहुत सारे स्टॉक भी ऊपर जा चुके हैं फार्मा के और किसी किसी ने तो मल्टी बाय का रिटर्न दिए। ठीक है, सो हमने ये सब देखा है। सो इसी वजह से हमें मीन्स दिमाग में ख्याल आते हैं कि क्या फार्मा सेक्टर ये जो रैली है उसको सस्टेन कर पाएगा, क्या फार्मा सेक्टर मीन्स ये जो रैली है उसके हिसाब से मीन्स और ऊपर जा पाएगा, आगे क्या होने वाला है फार्मा सेक्टर के बारे में। ठीक है, सो इस वीडियो में हम उसी चीज़ के बारे में बताने वाले और बेसिकली ये भी बताएंगे कि मीन्स फार्मा सेक्टर में इतनी बड़ी रैली आई क्यों है। ठीक है, और आप जो सोच रहे हो उसके वजह से रैली नहीं आई है और भी बहुत सारी कुछ वजह है जिसकी वजह से रैली आई है। ठीक है, सो चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो है ऐसे हम केस स्टडी वाली वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, और हमने पूरा क्या बोलते हैं एक प्लेलिस्ट बनाई केस स्टडी के ऊपर। सो उसका लिंक ऊपर आई बटन में आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले आप ये वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का हमारा जो केस स्टडी है। सो आपने देखा होगा कि ये जो निफ्टी फार्मा है वो मीन्स अपने 4 ईयर्स हाई पे है और आपने एक स्टॉक का नाम सुना होगा डिविस लैब। ठीक है, सो वो भी बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करे पूरे मार्केट को। ठीक है, और मीन्स वो भी बहुत ज़्यादा मीन्स ये जो पूरी रैली है उसमें उसने बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न दिए और उसका चार्ट अभी आपके सामने होगा। ठीक है, और ये जो हमारी जो डिविस लैब है इसके बारे में मीन्स हम बिल्कुल भी मीन्स एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहे, हम लोग सिर्फ ये एक रिसर्च पर्पज़ के लिए बता रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो पूरी हमारी रिसर्च पर्पज़ के लिए ही बनी हुई है। ठीक है, सो अब हम जानेंगे कि जो डिविस लैब है वो मीन्स बाकी सब कंपनियां यानी जो बाकी सब फार्मा की कंपनी थी उससे मीन्स ज़्यादा प्रॉफिट क्यों कमा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले हमें कुछ बेसिकली मीन्स फार्मा सेक्टर के बारे में कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है। सो अभी चालू करते फार्मा सेक्टर की बेसिक से। सो ये जो फार्मा सेक्टर है वो अपने पैसे कहाँ से कमाते हैं। मीन्स जो फार्मा सेक्टर है उसकी जो मेन इनकम है वो आती है कोई नई दवाई को लॉन्च करने से। ठीक है, सो अभी नई दवाई को लॉन्च करने के लिए वो लोग को पहले R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। सो अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाते हैं और उसमें बहुत सारे साल भी लग जाते हैं, 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल लग जाते हैं। और उसके बाद वापस से वो सब एजेंसी का अप्रूवल देने के लिए, भाई एसोसिएशन का अप्रूवल देने के लिए, करने के लिए, वो करने के लिए उसमें भी साल लग जाते हैं। एंड देन उसके बाद मार्केट में वो दवाई आती है। ठीक है, सो मीन्स इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और टाइम तो लग ही जाता है लेकिन साथ ही साथ मिलियन लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है और हमें पता भी नहीं कि ये जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है वो बिल्कुल बराबर जगह पे खर्च हो रहा है कि नहीं। मीन्स जो मीन्स लाखों करोड़ खर्च करके हम जो दवाई बना रहे हैं उसको अप्रूवल मिलेगा कि नहीं, मीन्स वो बराबर निकलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, सो ये सब चीज़ें होती हैं। सो बेसिकली फार्मा सेक्टर में ऐसा होता है उसकी जो बैलेंस शीट है उसमें बेसिकली ये बहुत सारा मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट करोड़ों रुपए बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दिए जाते हैं। सो इतना ज़्यादा खर्चा वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करना पड़ता है। सो अभी समझिए आपकी कोई कंपनी है फार्मा की। सो आपने कोई दवा की रिसर्च की और वो दवा निकाल भी दी। ठीक है, सो आपने अगर वो दवा निकाल दी सो फिर आपको उसका पेटेंट देना पड़ेगा। सो अभी आपने पेटेंट दिया, सो पेटेंट में भी अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो अभी आपने पेटेंट दिया देन उसके बाद वो पेटेंट भी एक्सपायर हो जाएगा। सो जब वो पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा तब जो नॉर्मल बंदे हैं यानी जो बाकी लोग हैं वो लोग भी इसको कॉपी कर सकते हैं। जी हाँ, उसको कॉपी कर सकते हैं और जो बंदे उस पेटेंट को मीन्स वो जो दवाई है उसको कॉपी करेंगे, मीन्स उसका फॉर्मूला कॉपी करके वापस वो दवाई बनाएंगे और अपने लिए बेचेंगे। सो लोग उस दवाई को जेनरिक नाम देंगे। मीन्स आपने सुना होगा बहुत सारी ऐड भी आती है, आपने देखा होगा मीन्स जेनरिक मेडिकल, जेनरिक ये जेनरिक हो। सो उसमें बेसिकली जेनरिक दवाई होती है। सो ये जेनरिक दवाइयाँ क्या होती है? जेनरिक दवाई यानी बेसिकली कॉपी कैट दवाइयाँ, यानी ऐसी कंपनी जिनका जो दवाई है उनकी जो दवाई का जो पेटेंट है वो एक्सपायर हो चुका है, उसके बाद वो लोग उस दवाई के फॉर्मूला को कॉपी कर देते हैं। देन उसके बाद वो लोग सस्ते दाम पे बेचते हैं। सो इसको बेसिकली बोलते हैं हम जेनरिक दवाइयाँ। और आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि जो इंडिया है वो जेनरिक दवाइयों का मार्केट लीडर है, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जेनरिक दवाइयाँ यहीं पे बनाई जाती है और यहीं पे बिकती है। ठीक है, सो मीन्स एक मार्केट लीडर है इंडिया जेनरिक दवाइयाँ में, क्योंकि मीन्स हम सबको मीन्स प्राइस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। हम लोग सब जो इंडियन है वो लोग प्राइस सेंसिटिव होते हैं। सो इसलिए हमें सस्ती दवाइयाँ चाहिए। सो इसलिए जेनरिक दवाई हमारे यहाँ पे इतना बिकती है। ठीक है, तो अगर भाई दवाई की बात करेंगे, हमें जो जेनरिक दवाई की बात करेंगे सो हमारे इंडिया में बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं होता। हमारे इंडिया में जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो भी फार्मा की कंपनी है वो सिर्फ फॉर्मुलेशन में एक्सपर्ट है। अभी सो अभी समझ जाए आप कोई दवाई बना रहे हो। ठीक है, आपकी कंपनी कोई दवाई बना रही है। सो आप सिर्फ मीन्स वो कंपनी मीन्स अलग अलग चीज़ों को लाके मिक्स करोगे और उसको उसका टैबलेट बना के आप बेचोगे। सो आप सिर्फ उसी में एक्सपर्ट हो, यानी आप सिर्फ केमिकल मिक्स करके यानी जो API जिसको हम बोलते हैं यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, सो आप सिर्फ उनको मीन्स मिक्स करके दवाइयाँ बनाने में एक्सपर्ट हो। लेकिन आप जो API जिसको हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जैसा हमने बताया आपको,
वो बनाने में आप एक्सपर्ट नहीं हो। अभी एपीआई बनाने में हम एक्सपर्ट क्यों नहीं है? एक्सपर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जो एपीआई होता है उस पर बेसिकली जो मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है और इंडियन लोगों को एक साथ बहुत सारा प्रॉफिट चाहिए। सो इसलिए वो लोग को कम मार्जिन वाली चीज़ें पसंद नहीं है। सो इसलिए वो लोग एपीआई नहीं बनाते। और बेसिकली जो एपीआई था उसमें पहले से ही चाइना का मीन्स मोनोपोली था। बेसिकली मीन्स मोनोपोली तो नहीं बोल सकते, लेकिन मीन्स चाइना ने अपने पूरे पैर गड़ा दिए थे एपीआई में, ठीक है। सो इसलिए मीन्स चाइना एक मार्केट लीडर था उसमें, तो जिसकी वजह से इंडियन लोग ने मीन्स सोचा नहीं कि हम एपीआई बनाते हैं, ठीक है। सो इसलिए इंडिया वाले एपीआई नहीं बनाते थे। सो यानी अभी तक यानी 2020 तक जो भी मीन्स हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी वो अपनी जितनी भी दवाई बनाती थी उसका 70% एपीआई वो लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे और बेसिकली चाइना से इंपोर्ट करते थे, ठीक है। सो यानी जो इतना इंडिया में जितने भी दवाइयाँ की कंपनी यानी जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसका 70% जितना भी एपीआई मीन्स उनका जितना भी 70% रॉ मटेरियल है वो सब इंपोर्ट होते हैं। सो ठीक है। सो इसलिए जो हमारे भारत ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मीन्स नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनने का ये जो पैकेज लॉन्च किया था, मीन्स आत्मनिर्भर बनने के हमको क्या था और उसी के मुताबिक ये जो फार्मा कंपनी वो भी आत्मनिर्भर बनती जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मीन्स अगर आप देखोगे ये जो पैंडेमिक है वो सब चीज़ों की वजह से मीन्स जो हमारा मेन रॉ मटेरियल है दवाई बनाने का वो सब आता था चाइना में से। तो बेसिकली जो भी ये लॉकडाउन हुआ है, जो पैंडेमिक हुआ, जिसकी वजह से मीन्स ऐसा हो सकता है कि मीन्स जो सप्लाई चेन है यानी जो एपीआई की सप्लाई चेन है वो ठप हो सकती है, जिसकी वजह से और भी एक कारण था और वो ये था कि जैसा कोरोना वायरस आया, पैंडेमिक आया, जिसकी वजह से जो इंडिया का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मीन्स सब लोग इंडिया की दवाइयाँ मांग रहे हैं क्योंकि मीन्स बाकी सब देशों के पास दवाई की जो सप्लाई है वो बहुत कम है, इसलिए बाकी सब देश भी इंडिया से अपनी दवाइयाँ मांग रहे हैं। सो इसीलिए इंडिया की दवाई की डिमांड बढ़ चुकी है। सो अभी इससे होता क्या है? सो इससे ये होता है कि बेसिकली जो कंपनी है उनका रेवेन्यू भी बढ़ चुका है। सो और अभी वो लोग आत्मनिर्भर भी बनना चाहते हैं। सो इसीलिए वो लोग ने एपीआई भी बनाना चालू किया। सो इसीलिए हमें आत्मनिर्भर भी होना था और पूरी दुनिया को अभी तक सिर्फ चाइना दिख रहा था एपीआई बनाने के लिए, लेकिन पूरी दुनिया ने अपना मुंह इंडिया की तरफ भी मोड़ना चालू किया, जिसकी वजह से मीन्स इंडिया में एपीआई की डिमांड भी बढ़ चुकी थी। सो इसीलिए जो इंडिया में जो फार्मा की रैली हुई है वो बेसिकली एपीआई के वजह से भी हुई है, क्योंकि जो एपीआई की डिमांड है वो बढ़ चुकी है। सो इसलिए रैली हो रही है थोड़ी सी। और ये जो डिवीज जैसे मैंने बताया उसका 60% रेवेन्यू एपीआई में से आता है, यानी वो मेनली एक एपीआई वाली ही कंपनी है, यानी वो बेसिकली एक एपीआई बनाने वाली ही फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसकी वजह से जो बूम थी यानी फार्मास्यूटिकल कंपनी में एपीआई की वजह से आई हुई जो मीन्स शेयर प्राइस की बूम थी उसमें डिवीज के शेयर प्राइस भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। और साथ ही साथ जो डिवीज लैब था वो मीन्स जो एपीआई बनाता था यानी वो कुछ एपीआई बनाता था और उस एपीआई बनाने में वो मार्केट लीडर था बेसिकली। सो इसलिए उसका जो मार्जिन था वो भी अच्छा खासा था और ये गारंटी भी थी कि मीन्स उसका बिजनेस अच्छे खासे टाइम तक चलता रहेगा क्योंकि वो मार्केट लीडर है। सो इसीलिए डीवीस लैब की प्राइस भी ऊपर गई और इसी वजह से आप देख सकते हो बेसिकली एपीआई के हाई डिमांड की वजह से जो फार्मा कंपनी इंडिया में जो फार्मा कंपनी है उनका रेवेन्यू बढ़ने लगा, जिसकी वजह से उनका शेयर प्राइस भी बढ़ने लग गया। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, सो अभी आपको इससे इतना समझ में आता है कि ये जो इंडिया की जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनका जो एक्सपोर्ट की वजह से मीन्स जो यानी जो पूरा विश्व है वो लोग को एपीआई चाहिए और ये जो इंडिया की कंपनी है वो लोग को एपीआई दे रही है, यानी इंडिया में इतना ज़्यादा एपीआई का डिमांड नहीं है। यानी सो इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसका मेन डिमांड बाहर वाले देश से आते हैं। सो अगर वो बाहर वाले देश ने समझ जाए कोई इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लागू कर दिया तो जिसकी वजह से डिमांड कम हो सकता है और प्रॉफिट कम हो सकता है। ठीक है, सो और अगर हम जानेंगे सो ये जो डीवीस जैसे हमने बताया उसका 80% ऑफ रेवेन्यू बाहर से आता है, यानी एक्सपोर्ट से आता है, यानी वो जितना भी अपना एपीआई बनाता है उसका 80% वो दूसरे देश में एक्सपोर्ट करता है और उन 80% का भी 26% वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो इसलिए आप देख सकते हो जो डीवीस लैब और भी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो बेसिकली उनका जो पूरा बिजनेस है वो एक्सपोर्ट के ऊपर तना हुआ है। सो अगर एक्सपोर्ट में कुछ भी गलत सलत हो गया तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे अगर आप देखोगे सो जो है यूएस एफडीए यानी यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सो ऐसा सब करते रहता है। मीन्स ये जो एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आते रहते हैं, मीन्स जो अमेरिका वाले उनको एकदम बेस्ट क्वालिटी वाली चाहिए चीज़ें और जो इंडिया वाले वो लोग चीज़ें को कम प्राइस में बेचते हैं। तो अभी कम प्राइस में बेचेंगे तो क्वालिटी तो कम होने वाला है और अमेरिका वालों को ये मंजूर नहीं है, उनको बेस्ट क्वालिटी में चाहिए। तो इसलिए यूएस एफडीए अपनी क्वालिटी चेक करते रहता है। मीन्स कोई भी सामान इंडिया से आता है या फिर कहीं से भी आता है तो लोग क्वालिटी चेक करते रहते हैं कि हाँ भाई दवाई बराबर है कि नहीं, खाने की चीज़ बराबर है कि नहीं। और अगर उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम दिखी, उनको लगा कि हाँ भाई ये दवाई बराबर नहीं है, इसकी क्वालिटी बराबर नहीं है, तो वो लोग सीधा एक लेटर लिख देते हैं और लेटर सीधा जाता है इंडिया वाली कंपनी के पास और लेटर जाते ही इंडिया वाली कंपनी जहाँ से मीन्स वो दवाई थी, वो दवाई जहाँ से बनी है वो दवाई की पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही बंद हो जाती है। सो ऐसे ही 2 लेटर गए थे सन फार्मा के पास। सन फार्मा जो कि इंडिया की नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सो उसके पास 2 लेटर गए थे और जिसकी वजह से उसकी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 3 साल तक बंद थी। और वैसे ही डीवीस लैब के पास भी अभी एक ऐसे लेटर आ चुके हैं। ठीक है, सो अभी देखते हैं क्या होता है इसका आगे। सो इसलिए आपको पता चलता है कि मीन्स ये जो एफडीए है वो मीन्स एकदम तोप है, वो एकदम बाहुबली है, जिसकी वजह से मीन्स एक्सपोर्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर एक्सपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आई तो ये सब कंपनियों का रेवेन्यू भी कम हो सकता है, जिसकी वजह से अर्निंग्स कम होगी, जिसकी वजह से शेयर प्राइस में गिरावट आ सकती है। ठीक है, सो अभी तक ये सब चीज़ें तो चल रही थी, लेकिन अभी आप देखोगे कि मीन्स इंडिया आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं।
सो इंडिया चाइना से मीन्स आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, मीन्स चाइना के साथ ऐसे जो डिस्प्यूट हुआ था उसके बाद इंडिया आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, वो चाइना की चीज़ों को कम इस्तेमाल करना चाहते हैं। और उसके साथ ही साथ जो यूएस जो कि इतना बड़ा इंपोर्टर है, यानी जो हमारे इंडिया में दवाई बनती है उसका मेन पार्ट एक बहुत बड़ा हिस्सा यूएस में जाता है, यानी वो हमारी दवाइयों का यानी हमारी एपीआई का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है, वो भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मीन्स अपने एक स्पीच में कहा था कि बाय अमेरिकन, यानी अमेरिका की चीज़ों खरीदो। सो इससे हमें पता ही चलता है कि जो अमेरिका है वो भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। सो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है क्योंकि हम ये जो दवाई बनाते हैं उसका मेन बायर अमेरिका है। सो अगर अमेरिका नहीं मीन्स बेसिकली दवाई खरीदनी बंद कर देगी, सो डिमांड कम हो जाएगा, और अगर डिमांड कम हुई सो प्राइसेस कम होने लाजमी है, जिसकी वजह से जो रेवेन्यू कम हो जाएगा, अर्निंग्स कम हो जाएगी, जिसकी वजह से शेयर प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, सो अभी हमें आगे देखना है कि ये जो एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है ये सब में मीन्स क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कुछ प्रॉब्लम आई सो बहुत बड़ा नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए बस इतना ही। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फार्मा की जो कंपनी है उनका शेयर प्राइस अभी फिलहाल तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है अगर एक्सपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आई तो। ठीक है, सो ये था आज का वीडियो, ये थी पूरी केस स्टडी, और ये वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया की जो कंपनी है वो कैसे पैसा कमाती है और बेसिकली एक्सपोर्ट पे कितना सारा डिपेंडेंट है। सो अभी इंडिया को सच में, इंडिया की जो कंपनी है उसको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, अपनी जो चीज़ें हैं वो इंडिया में ही बेचना पड़ेगा। ठीक है, सो देखते हैं ऐसा कब होता है, और अगर ऐसा हुआ तो शेयर प्राइस और बूम हो सकती है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो यहाँ देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो से आपको थोड़ा ज्ञान मिला, थोड़ा मीन्स आपके क्या बोलते हैं वो नॉलेज बढ़ गई, आपको मीन्स एक नया बिजनेस समझ में आया, आपको जो हमारी फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर था उसकी जो केस स्टडी वो पसंद आई, आपको और केस स्टडी चाहिए तो मीन्स हमने पहले से एक प्लेलिस्ट बनाई केस स्टडी के ऊपर, उसके लिंक ऊपर आई बटन में देख सकते हो। और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाद में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो यहाँ देखने के लिए, थैंक यू सो मच, हम चलते हैं।